चलिए आप सभी लोगों का एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो एक नज़र डालते हैं चैप्टर 5 पर। चैप्टर 5 यहाँ पर बताया गया है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, एंड चैप्टर 5 में यहाँ पर बात करेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग। सेक्शन 21 में बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। सेक्शन 21 में ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधे सीधे ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है। दूसरा ध्यान दीजिएगा, जो हिंदी मीडियम के यहाँ कहा जाएगा राज्य मानव अधिकार आयोगों का गठन। और सेक्शन 22 पर नज़र डालते हैं तो यहाँ बात की गई अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट कमीशन, यानी कि राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। सेक्शन 23 पर नज़र डालिए, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन और अ मेंबर ऑफ द स्टेट कमीशन, यानी कि राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य का त्यागपत्र और हटाया जाना। सेक्शन 24 पर एक बार नजर डालिए, यहाँ पर बात की गई है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट कमीशन, राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि। सेक्शन 25 पर नजर डालिए, मेंबर्स टू एक्ट एज चेयरपर्सन और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करने या उसके कृत्यों का निर्वहन। सेक्शन 26 पर एक बार नजर डालिए, टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट कमीशन, यानी कि राज्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें। सेक्शन 27 पर नजर डालिए, ऑफिसर्स एंड अदर स्टाफ ऑफ द स्टेट कमीशन, यानी कि राज्य आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी वृंद। सेक्शन 28 पर नजर डालते हैं तो यहाँ पर बात की गई है एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट्स ऑफ स्टेट कमीशन, राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टें। सेक्शन 29 पर नजर डालिए, एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन टू स्टेट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित कतिपय उपबंधों का राज्य आयोगों को लागू होना। सेक्शन 30 में बात की गई है ह्यूमन राइट्स कोर्ट, यानी कि मानवाधिकार न्यायालय। सेक्शन 31 में बात की गई स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी कि विशेष लोक अभियोजक। तो ये केवल सेक्शन थे जो आपको हेल्प करेंगे केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, और इसमें सेक्शन 21 से लेकर के 31 तक आपको चैप्टर 5 पढ़ना। चैप्टर 5 रिलेटेड है राज्य मानव अधिकार आयोग, यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ थोड़ा सा डिटेल पर बात कर लेते हैं। सेक्शन 21 पर एक बार नजर डालिए, आप यहाँ पर चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं जो हिंदी मीडियम के, सबसे पहले वो देख लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। इंग्लिश में भी हम इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए, राज्य मानव अधिकार आयोगों का गठन कैसे होगा। सब क्लोज फर्स्ट पर एक बार नजर डालते हैं तो यहाँ पर कहा गया, कोई राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन राज्य आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए एक निकाय का गठन करेगी, जिसका नाम यहाँ पर राज्य आयोग के नाम से होगा मानव अधिकार आयोग होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो डैश डैश आप देख रहे हैं यहाँ पर उस स्टेट का नाम होगा। अगर हम जैसे मध्य प्रदेश के लिए देखें तो मध्य प्रदेश, और फिर इसके बाद मानव अधिकार आयोग, इस टाइप से ये नाम चलेगा। तो यहाँ पर कौन करेगा, राज्य सरकार। ध्यान दीजिए, कोई राज्य सरकार इस अध्याय के अधीन राज्य आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए एक निकाय का गठन करेगी, जिसका नाम राज्य मानवाधिकार आयोग होगा। राज्य की जगह आप उस स्टेट का नाम लिख सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जो भी हो, सभी स्टेट में इसको किया जाएगा। जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा।
वॉइस क्लियर है गाइस सभी को? एक बार थोड़ा सा कंफर्म कीजिए प्लीज। यस सर। ओके, चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। चैप्टर 5 पर हम लोग नजर डालते हैं। यहाँ हम बात करने वाले हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। सेक्शन 21 पे नजर डालिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इसका सब क्लोज फर्स्ट पढ़ रहे हैं आप। कौन सा? सेक्शन 21 सब क्लोज फर्स्ट। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन, यानी कि जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसका गठन कैसे होगा। तो कहा गया, देखिए, स्टेट गवर्नमेंट मे कंस्टिट्यूट अ बॉडी टू बी नो एज, जैसे यहाँ जो ब्लैंक आप जो डॉट डॉट देख रहे हैं ये स्पेस यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन to exercise the powers conferred upon and perform the function assigned to a state commission under this chapter. नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे सब क्लोज 2 पर। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 21 और इसका सब क्लोज 2। तो जो हिंदी मीडियम के सबसे पहले वो देख लीजिए, एक बार देखिए, जरा ध्यान दीजिए। कहा गया, आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 21 और सब क्लोज 2। राज्य आयोग ऐसी तारीख से जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात नंबर का एक अध्यक्ष जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश रहा है, और दूसरा यहाँ पर बात की गई है एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या फिर रहा है, या राज्य में जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या फिर रहा है, और जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो। चलो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है कि किन लोगों को यहाँ पर बनाया जाएगा उनसे रिलेटेड। सबसे पहले कहा गया कि एक अध्यक्ष होगा, और अध्यक्ष के लिए कंपलसरी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश रहा है के लिए नहीं किया गया, रहा है केवल। और खा पर यहाँ पे देखेंगे, आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे सेक्शन 21 और सब क्लोज ऑफ 2 का आपने ए पढ़ा, ए या फिर आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर अध्यक्ष की बात की गई है। सेक्शन 21 सब क्लोज 2, और फिर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बी। यहाँ पर बात की जा रही एक सदस्य की। देखिए जरा ध्यान दीजिए, सदस्य कौन हो सकेंगे। सदस्य के लिए यहाँ पे बात करते हैं, तो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या तो है, ध्यान दीजिएगा, या तो है या फिर रहा है, दोनों में से कोई भी, या राज्य में जिला न्यायालय का न्यायाधीश है, या तो है या फिर रहा है। तो कौन कौन से, या तो हाई कोर्ट में कोई न्यायाधीश रहे हों या फिर हों प्रेजेंट में, वैसे जिला न्यायालय का न्यायाधीश या तो है या फिर रहा है, और जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो। नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 21 सब क्लोज 2 और 2 का सी, या फिर आप इसे गा पढ़ रहे हैं। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है एक सदस्य जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाएगा जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। ध्यान देना, क्या कहा जा रहा है, एक सदस्य जो ऐसे व्यक्तियों से नियुक्त किया जाएगा जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या फिर व्यवहारिक अनुभव हो। तो ऐसा सदस्य भी जिन्हें केवल मानव अधिकारों के संबंध में ज्ञान होना चाहिए और उनसे विशेष और व्यवहारिक ज्ञान भी हो, उनको यहाँ पर अपॉइंट किया जा सकता है। आप कौन सा सेक्शन पढ़ रहे थे? टोटल ये जो सेक्शन था, सेक्शन आपने 21 सब क्लोज 2 और 2 में फिर आपने पढ़ा यहाँ पर ए बी एंड सी। तो आप इन सेक्शंस को आपको याद रखना। फर्स्ट में अध्यक्ष की बात की गई, सेकंड में सदस्य की बात की गई। सदस्य कौन कौन हो सकते हैं? हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी हो सकते हैं जो प्रेजेंट में हो वो, और जो कभी रहे हों उनको भी। जिला न्यायाधीश का न्यायाधीश भी हो सकता है, या तो वो न्यायाधीश होना चाहिए प्रेजेंट में या फिर वो रहा हो, दोनों में से कोई भी कंडीशन। और जिनको कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए जिला न्यायाधीश के रूप में, तो वो यहाँ पर इस टाइप से। अगला देखिए गा में क्या कहा गया था, जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो, उन लोगों को एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। सेक्शन 21 सब क्लोज अगर 3 को देखें तो 3 में एक बार नजर डालिए, यहाँ बात की गई एक सचिव होगा।
जो राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और वह राज्य आयोग की अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन रहते हुए राज्य आयोग की सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा। जैसे कि आपने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में देखा था, वैसे यहाँ पर भी राज्य आयोग का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और वह राज्य के आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनके नियंत्रण के अधीन रहते हुए कार्य करेंगे। प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेंगे। कौन कौन से? प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का। 4 में जरा ध्यान दीजिए, यहाँ बात की गई राज्य आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। तो कौन करेगा यहाँ पे? राज्य सरकार। यहाँ पे देखिए जरा सब क्लोज नंबर 5 पर एक बार नजर डालते हैं हम लोग। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 21 सब क्लोज नंबर 5। कोई राज्य आयोग केवल संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 और सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों की बाबत मानव अधिकारों के अतिक्रमण किए जाने की जांच कर सकेगा। केवल सूची 2 और सूची 3 इनको छोड़ करके बाकी में कहीं पर भी मानव अधिकारों का अगर अतिक्रमण होता है तो फिर ये क्या करेंगे? जांच कर सकेगा। कौन कर सकेगा? ये पावर दी गई है राज्य आयोग को। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं राज्य आयोग के लिए और जांच कर सकेंगे। अगला जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, परंतु यदि किसी ऐसे विषय के बारे में आयोग द्वारा या तत्त समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सम्यक रूप से गठित किसी अन्य आयोग द्वारा पहले से ही जांच की जा रही हो, अगर किसी आयोग के द्वारा पहले से ही जांच की जा रही हो तो राज्य आयोग उक्त विषय के बारे में जांच नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए सीधी बात की गई कि परंतु यदि किसी ऐसे विषय के बारे में आयोग द्वारा या तत्त समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सम्यक रूप से गठित किसी अन्य आयोग द्वारा पहले से अगर जांच की जा रही है तो फिर यहाँ पर राज्य आयोग उक्त जांच के विषय में कोई भी जांच नहीं करेगा। लेकिन वो कैसे रजिस्टर्ड होना चाहिए? विधि के अधीन रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, परंतु यह और कि जम्मू कश्मीर मानवाधिकार आयोग के संबंध में यह उपधारा ऐसे प्रभावी होगी मानो केवल संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 और सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों की बाबत शब्द और अंकों के स्थान पर जम्मू कश्मीर राज्य को यथा लागू संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों की बाबत और उन विषयों की बाबत जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधियां बनाने की शक्ति है शब्द और अंक रख दिए गए हों। तो यहाँ पे देखिए जो जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य है उसके लिए भी इसको भी क्या है, एक राज्य का दर्जा दे दिया गया और ये बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया जाएगा एक राज्य की तरह। 6 पर जरा ध्यान दीजिए, सब क्लोज 6 पर एक नजर डालते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्य सरकार राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की सहमति से यथास्थिति ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को साथ साथ अन्य राज्य आयोग का सदस्य नियुक्त कर सकेगी यदि ऐसा अध्यक्ष या सदस्य ऐसी नियुक्ति के लिए सहमति देता है। मतलब एक ही अध्यक्ष को और सदस्य को क्या 2 राज्य आयोगों के उसमें सदस्य बनाया जा सकता है या अध्यक्ष बनाया जा सकता है? तो हाँ बिल्कुल इसका प्रोविजन है। कहाँ पर है? अभी आप देखिए यहाँ पर सेक्शन 21 और सब क्लोज 6 में, जैसे कि आप ये पढ़ रहे हैं। अगर ये सहमति है, यहाँ पे देखिए क्या क्या कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारें राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की सहमति से, तो सहमति किसकी होनी चाहिए? अध्यक्ष और सदस्य की अगर सहमति होती तो यथास्थिति ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को साथ साथ अन्य राज्य आयोगों का सदस्य नियुक्त कर सकेगी यदि ऐसा अध्यक्ष या सदस्य ऐसी नियुक्ति के लिए सहमति देता है। तो अगला जरा ध्यान दीजिएगा, परंतु उस राज्य की बाबत जिसके लिए यथास्थिति सामान्य अध्यक्ष या सदस्य या दोनों नियुक्त किए जाने हैं, इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक नियुक्ति धारा 22 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट समिति की सिफारिशें अभिप्राप्त करने के पश्चात की जाएगी। तो देखिए यहाँ कहा गया कि परंतु उस राज्य की बाबत जिसके लिए यथास्थिति सामान्य अध्यक्ष या सदस्य या दोनों नियुक्त किए जाने हैं, तो धारा के अधीन की गई प्रत्येक नियुक्ति धारा 22 की उपधारा 1 जो जस्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं
में निर्दिष्ट समिति की सिफारिशें अभिप्राप्त करने के पश्चात की गई। तो यहाँ जो समिति यहाँ बात की गई राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, तो यहाँ पर राज्यपाल अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करेगा। तो ये परमिशन यहाँ पर लेनी होगी। और जो समिति यहाँ बनाई जाएगी वो समिति कौन सी है, ये जो समिति की बात कर रहे हैं ये देखिए कौन सी है, जिसमें एक मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, ये लोग सदस्य होंगे और अध्यक्ष जो होंगे वो मुख्यमंत्री रहेंगे, और उन राज्य के गृह विभाग का भारसाधक मंत्री वो भी सदस्य होंगे, और फिर यहाँ विधानसभा में विपक्ष का नेता सदस्य होंगे। ये जो कमेटी है इनकी परमिशन लेने के बाद ही यहाँ से आगे कंटिन्यू किया जाएगा उनको, जो आप ये देख रहे हैं। अगला जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए 7 में आप पढ़ना सेक्शन 21 सब क्लोज 7। धारा 12 के उपबंधों के अधीन रहते हुए केंद्रीय सरकार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली से भिन्न संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्वहन किए जा रहे मानव अधिकारों से संबंधित कृत्यों को आदेश द्वारा ऐसे राज्य आयोग को सौंप सकेंगे। तो यहाँ पे कहा गया कि जो धारा 12 के उपबंध हैं के अधीन रहते हुए केंद्रीय सरकार और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली से भिन्न, तो दिल्ली को छोड़ करके संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्वहन किए जा रहे जो मानव अधिकारों से संबंधित कृत्यों को, जो उनके कार्य हैं, आदेश द्वारा ऐसे राज्य आयोग को सौंप सकेगी। कौन सौंप सकेंगे? केंद्रीय सरकार। सब क्लोज 8 पर एक बार नजर डालिए, सेक्शन 21 सब क्लोज 8। यहाँ बात की गई कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की दशा में मानव अधिकारों से संबंधित कृत्यों के संबंध में आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर इसके बाद हम सेक्शन 22 पर चलते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए, आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 21 का सब क्लोज 2। The state commission shall with effect from such date as the state government may by notification specify consist of। कहा गया the state commission shall with effect कब से, and such date as the state government may by notification specify, जिस दिन वो नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई कर दे उस दिन से मान लिया जाएगा the state commission shall consist। आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 21 सब क्लोज 2 और 2 का ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहा गया अ चेयरपर्सन हु हैज बीन अ चीफ जस्टिस और अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, या तो चीफ जस्टिस हो या जज रहा हो, वो क्या होगा यहाँ पे? चेयरपर्सन। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 21 सब क्लोज 2 और 2 का यहाँ पर बात करते हैं बी। यहाँ बात की गई है वन मेंबर हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज इन द स्टेट विद अ मिनिमम ऑफ 7 years एक्सपीरियंस एज डिस्ट्रिक्ट जज। तो किसको? जो डिस्ट्रिक्ट जज हो उसको 7 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा यहाँ बात की गई वन मेंबर हु इज और हैज बीन, या तो पहले से हो या फिर रहा हो अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, या तो वो जज हाई कोर्ट का जज रहा हो, और डिस्ट्रिक्ट जज इन द स्टेट विद अ मिनिमम ऑफ 7 years एक्सपीरियंस एज डिस्ट्रिक्ट जज। तो जिस डिस्ट्रिक्ट जज को 7 years का एक्सपीरियंस हो वो क्या बन सकते हैं यहाँ पर? वन मेंबर ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। नेक्स्ट जरा सी पर ध्यान दीजिएगा, वन मेंबर टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन मैटर्स रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स। जिनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो इन मैटर ऑफ रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स, वो भी क्या बन सकते हैं? एक मेंबर बन सकते हैं। सेक्शन 21 सब क्लोज 3 पर एक बार नजर डालिए। देखिए यहाँ कहा गया देयर शैल बी अ सेक्रेटरी हु शैल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यहाँ पर क्या कहा गया? एक सेक्रेटरी होंगे जो हु शैल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर समझे जाएंगे।
of the state commission and shall, subject to control of the chairperson, exercise all administrative and financial power of the state commission। तो यहाँ पे क्या है, द स्टेट कमीशन के क्या माने जाएंगे, एक सेक्रेटरी होंगे जो कि द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहे जाएंगे। दूसरा, कमीशन सेल सब्जेक्ट टू कंट्रोल, किसके कंट्रोल में, किसके अधीनस्थ में काम करेंगे, ये चेयरपर्सन, और एक्सरसाइज ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द स्टेट कमीशन, जो स्टेट कमीशन के चेयरपर्सन होंगे उनके अंडर में रहते हुए सभी वर्कआउट करेंगे। कौन कौन सी, एडमिनिस्ट्रेटिव वाली और फाइनेंशियल पावर्स को भी यूज कर सकते हैं। सब क्लोज नंबर 4 पर नजर डालिए, सेक्शन 21 सब क्लोज नंबर आप 4 पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। The headquarters of the state commission shall be at such place as the state government may by notification specify। हेडक्वार्टर कहाँ होगा, जहाँ पर the state commission shall be at such place as the state government may be notification specify, तो जो नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई करें वहाँ पर इनके हेडक्वार्टर्स होंगे। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, Section 21 subclause number 5, a state commission may inquire into violation of human rights। कहा गया, देखिए ध्यान दीजिएगा, a state commission may inquire into violation of human rights only in respect of matters relatable to any of the entries enumerated in list second and list third in the 7th schedule to the constitution। तो क्या कहा गया, शेड्यूल सेकेंड और शेड्यूल थर्ड, इनमें जो एंट्री, इनको छोड़ करके बाकी क्या कर सकते हैं, जो 7th शेड्यूल में दी गई बाकी के कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर में जहां पर भी किसका वायलेशन हो, ह्यूमन राइट्स, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वहां पर ये इंक्वायरी कर सकेंगे। कौन, स्टेट कमीशन में इंक्वायरी पर जरा ध्यान दीजिएगा। प्रोवाइडेड दैट इफ एनी सच मैटर इज ऑलरेडी बीइंग इंक्वायर्ड इनटू बाय द कमीशन और एनी अदर कमीशन, यदि किसी भी कमीशन के द्वारा, किसी अदर कमीशन के द्वारा या स्टेट कमीशन के द्वारा किसी मैटर पर ऑलरेडी इंक्वायरी की जा रही हो, डुली कंस्टिट्यूट अंडर एनी लॉ, जो किसी विधि के द्वारा बनाया गया कोई भी आयोग हो, फॉर द टाइम बीइंग इन इनफोर्स, पर वो लॉ एट प्रेजेंट लागू होना चाहिए। द स्टेट कमीशन शैल नॉट इंक्वायरी इनटू द साइड मैटर, तो उस मैटर में स्टेट कमीशन इंक्वायरी नहीं करेगी। प्रोवाइडेड में ज़रा ध्यान दीजिएगा, फर्दर दैट इन रिलेशन टू द जम्मू एंड कश्मीर ह्यूमन राइट्स कमीशन, the subject, this subsection shall have effect as if for the word and figures list second and list third in the 7th schedule to the constitution, the words and figures list third in the 7th schedule to the constitution as applicable to the state of Jammu and Kashmir, and in respect of matters in relation to which the legislature of that state has power to make laws had been substituted। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, देखिए जो प्रोवाइडेड दैट जो दिया गया है यहाँ पर सीधी सीधी सी बात की गई, फर्दर दैट इन रिलेशन टू द जम्मू एंड कश्मीर ह्यूमन राइट कमीशन, जो जम्मू एंड कश्मीर के ह्यूमन राइट कमीशन की अगर हम बात करते हैं, दिस सब सेक्शन शैल हैव इफेक्ट, जो सब सेक्शन है shall have effect as if for the word and figures list second and third। तो जैसे अदर स्टेट को भी, यहाँ पर आप ऐसा मान सकते हैं जैसे अदर स्टेट को भी जो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई वही फैसिलिटी यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर को एक स्टेट मानते हुए भी किया गया। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सब क्लोज नंबर 6 पर एक नजर डालते हैं। आप पढ़ रहे सेक्शन 21 सब क्लोज नंबर 6। कहा गया, 2 or more state governments may with the consent of a chairperson or member of a state commission, किसकी, 2 or more state governments may with the consent of a chairperson or
मेंबर ऑफ स्टेट कमीशन, अगर यहाँ पर कंसेंट मिलती है किस किस की, ऑफ अ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ स्टेट कमीशन, अपॉइंट सच चेयरपर्सन और एज द केस में बी सच मेंबर ऑफ अनदर स्टेट कमीशन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कहा गया, देखिए एक तो चेयरपर्सन हो और दूसरे मेंबर, अगर इनकी कंसेंट हो तो कितनी, 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स may with the consent of chairperson and member of the state commission appoint such chairperson or as the case may be such member of another state commission simultaneously if such persons or member consent to such appointment, अगर यहाँ पर जो चेयरपर्सन है और मेंबर हैं अगर उनकी कंसेंट मिलती है तो उनको सच अपॉइंटमेंट भी दिया जा सकता है, मीन्स अदर स्टेट जो कमीशन होंगी उसमें भी अध्यक्ष और मेंबर के रूप में वो लोग कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेकिन उनकी सहमति आवश्यक है। नेक्स्ट यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, प्रोवाइडेड दैट पर एक नजर डालिए। यहाँ कहा गया कि एवरी अपॉइंटमेंट मेड अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी मेड आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी रिफर्ड टू इन सबसेक्शन फर्स्ट ऑफ सेक्शन 22 in respect of the state for which a common chairperson or member or both as the case may be is to be appointed। देखिए यहाँ कहा गया कि लेकिन यहाँ पर जो सेक्शन 22 और उसका सबसेक्शन फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो कमेटी बनाई गई है उसकी रिकमेंडेशन भी होनी चाहिए, obtaining the recommendations of the committee referred to। तो यहाँ कमेटी की कौन सी बात कर रहे हैं, ये जरा एक बार नजर डालिए। ये सेक्शन 22 आप पढ़ रहे हैं, एक बार देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट कमीशन। तो यहाँ कहा गया द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में वहाँ प्रेसिडेंट को दिया गया था, यहाँ पर गवर्नर को दिया गया। इनके अकॉर्डिंग एक कमेटी बनाई गई है जिसमें चीफ मिनिस्टर चेयरपर्सन होंगे, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स होंगे और मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ होम इन दैट स्टेट, ये भी मेंबर होंगे। डी में बात की गई है लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी मेंबर होंगे। तो इन ये कमेटी है और इसकी रिकमेंडेशन होना चाहिए, तभी किसी जो आपने यहाँ पर पढ़ा हुआ है 6 में, जरा ध्यान दीजिएगा, ये सेक्शन आपने 21 सब क्लोज 6 में आपने पढ़ा कि 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट में विद द कंसेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स अपॉइंटेड इन अदर स्टेट एज ए चेयरपर्सन एंड मेंबर। तो पर बट रिकमेंडेशन यहाँ जो बात की गई थी रिकमेंडेशन की, प्रोवाइडेड दैट में बट नीड टू द रिकमेंडेशन ऑफ सेक्शन 22 सब क्लोज फर्स्ट, इसके ऑब्टेनिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी। तो कमेटी का मतलब क्या है, यहाँ पर जो यहाँ पर ये कमेटी बनाई गई थी, जो चेयरपर्सन और मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए जो कमेटी बनाई जाती है उसकी परमिशन लेना आवश्यक है, मीन्स उसकी रिकमेंडेशन ऑब्टेन करना जरूरी है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सब क्लोज 8 पर एक नजर डालते हैं। द फंक्शंस रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट, 7 पढ़ लिया क्या हमने, नहीं, चलिए पहले 7 को हम लोग देख लेते हैं एक बार, फिर आगे 8 को देखेंगे। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 21 सब क्लोज 7, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 12 द सेंट्रल गवर्नमेंट may by order confer upon the state commission the function relating to human rights। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट कमीशन को क्या कर सकती है, यहाँ पर कुछ फंक्शंस की बात कर सकते हैं और रिलेटिंग टू द ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं उनको ये ट्रांसफर कर सकते हैं। being discharged by the union territories other than the union territories of Delhi, जो यूनियन टेरिटरी दिल्ली को छोड़ करके अदर यूनियन टेरिटरीज के जो फंक्शंस हैं उनको ये स्टेट कमीशन को ट्रांसफर कर सकते हैं।
जो सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग है। और कर कौन सकता है यहाँ पर, देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ राइज हो रहा है, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। सब क्लोज 8 पर एक बार नजर डालिए। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 21 और सब क्लोज 8। यहाँ कहा गया द फंक्शन रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ द दिल्ली शैल बी डील्ड विद द कमीशन। तो यहाँ पे कैसे डील की जाएगी, जैसे वो कमीशन के द्वारा। सेक्शन 22 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ जो कमेटी की बात कर रहे थे उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं, जस्ट आपने वैसे पढ़ाई हुआ है। अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट कमीशन। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट की बात की गई, चेयरपर्सन की और मेंबर्स की। यहाँ कौन कौन कर सकता है, यहाँ सब क्लोज नंबर आप फर्स्ट पढ़ रहे हैं, सेक्शन 22 सब क्लोज फर्स्ट बार एक बार नजर डालिए। देखिए ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इसे आप हिंट देना चाहेंगे आपको। सेक्शन 22 सब क्लोज जब आप फर्स्ट देख रहे हैं तो यहाँ कहा गया द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, किस किस का अपॉइंटमेंट होना, चेयरपर्सन का और मेंबर्स, शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो यहाँ गवर्नर क्या करेंगे, अपने साइन और सील के द्वारा एक लेटर जारी करेंगे, उसके अकॉर्डिंग इनकी अपॉइंटमेंट की जा सकती है। बट यहाँ कहा गया प्रोवाइडेड दैट एवरी अपॉइंटमेंट अंडर दिस सबसेक्शन shall be made after the obtaining the recommendation of the committee consisting of। जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी का क्या यहाँ पर रिकमेंडेशन लेनी होगी। तो रिकमेंडेशन में यहाँ पर जैसे आपने पढ़ा था जस्ट अभी, ए बी सी डी, यहाँ 4 लोगों से मिलकर के बनी हुई है। द चीफ मिनिस्टर, चेयरपर्सन एंड द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये मेंबर होंगे। फिर बात की गई मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ होम इन दैट स्टेट, ये भी मेंबर होंगे। लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी मेंबर होंगे। नेक्स्ट यहाँ बात की गई प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर देयर इज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट, द चेयरमैन ऑफ दैट काउंसिल एंड द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन दैट काउंसिल शैल ऑल्सो बी मेंबर ऑफ द कमेटी। तो यहाँ पर देखिए किस किस को कहा गया, प्रोवाइडेड में ध्यान दीजिएगा। फर्दर दैट where there is a legislative council in a state, जहाँ पर legislative council in state में है, the chairman of the council and the leader of the opposition, जो opposition के leader हैं और legislative council in a state के chairman हैं, in that council shall also be member of the committee। तो उस कमेटी में ये मेंबर होंगे। कौन कौन, 2 लोगों की यहाँ बात की, देखिए चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट, दूसरी बात की गई है द लीडर ऑफ अपोजिशन। तो ये दोनों भी यहाँ पर मेंबर होंगे इस कमेटी के। प्रोवाइडेड दैट में जरा नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, आल्सो दैट नो सिटिंग जज ऑफ अ हाई कोर्ट और अ सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज शैल बी अपॉइंटेड एक्सेप्ट। देखिए कहा गया कि जो सिटिंग जज हो, कौन किसके, हाई कोर्ट के या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। तो यहाँ पे कहा गया शैल बी, डिस्ट्रिक्ट जज हो जो, शैल बी अपॉइंटेड एक्सेप्ट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। तो यहाँ पर किसके कंसल्टेशन के बाद ही इनको अपॉइंट किया जा सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन थी वहाँ किसके था, सुप्रीम कोर्ट के लिए, ऑफ द कंसर्न स्टेट, उस स्टेट के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनकी कंसल्टेशन के बाद ही हाई कोर्ट के जज हो या फिर डिस्ट्रिक्ट जज को यहाँ पर अपॉइंट किया जा सकता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में। जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सब क्लोज 2 पर एक बार नजर डालते हैं। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 22 सब क्लोज 2। देखिए जरा ध्यान दीजिए, नो अपॉइंटमेंट ऑफ अ चेयरपर्सन और अ मेंबर ऑफ द स्टेट कमीशन शैल बी इनवैलिड merely by reason of any vacancy of any member in the committee referred to subsection first। जो सबसेक्शन फर्स्ट में जो कमेटी बनाई गई है, देखिए कहा गया नो अपॉइंटमेंट ऑफ अ चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ द स्टेट कमीशन शैल बी इनवैलिड। वो इनवैलिड नहीं होगा, किसी का भी अगर अपॉइंटमेंट कर दिया हो, merely by the reason of any vacancy of any state member in the committee referred in subsection first। भले ही जो सबसेक्शन फर्स्ट में जो कमेटी बनाई गई उनमें अगर कोई वैकेंसी वैकेंट है, कोई सदस्य नहीं आया, तो इस कारण से किसी व्यक्ति का, किसी भी चेयरपर्सन का और मेंबर का जो अपॉइंटमेंट है वो क्या नहीं होगा, यहाँ पर इनवैलिड नहीं होगा। जो हिंदी मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन आप 22 पढ़ रहे हैं। राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, सब क्लोज फर्स्ट पर नजर डालिए। राज्यपाल अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा
अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करेगा। कैसे कैसे करेंगे? राज्यपाल अपने हस्ताक्षर से, और दूसरा मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करेगा। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। परंतु इस उपधारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति ऐसी समिति की सिफारिशों प्राप्त होने के पश्चात की जाएंगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी। अर्थात नंबर का मुख्यमंत्री यानी कि अध्यक्ष, बी विधानसभा का अध्यक्ष सदस्य होगा, और गा पे ध्यान दीजिए उन राज्य के गृह विभाग का भारसाधक मंत्री, ये भी क्या होंगे? सदस्य होंगे। गा में यहाँ ध्यान दीजिए विधानसभा में विपक्ष का नेता, ये भी सदस्य होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग। परंतु यह और कि जहाँ किसी राज्य में विधान परिषद है वहाँ उस विधान परिषद का सभापति और उस परिषद में विपक्ष का नेता भी समिति में सदस्य होंगे। कहाँ क्या कहा गया है यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। जहाँ किसी राज्य में विधान परिषद है तो वहाँ पर विधान जो परिषद है उसका सभापति और उस परिषद में जो विपक्ष का नेता है वो भी समिति के सदस्य होंगे। परंतु यह और भी कि उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश जो प्रेजेंट में हो उनकी बात कर रही है, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं। सबक्लोज 2 पर एक नजर डालिए। यहाँ कहा गया कि राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति, या तो राज्य आयोग के अध्यक्ष की बात की गई है या किसी सदस्य की नियुक्ति केवल इस कारण अविधिमान नहीं होगी कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट समिति में कोई रिक्ति है। तो जो समिति बनाई गई थी सबक्लोज 1 के अकॉर्डिंग इनमें से अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो अगर फिर भी समिति ने किसी के अपॉइंट करने कोई भी अध्यक्ष या फिर सदस्य की नियुक्ति के लिए रिकमेंडेशन दी और नियुक्त कर दिए गए तो वो अमान्य नहीं होगी, इनवैलिड नहीं मानी जाएगी। चलिए जरा हम बात करते हैं आगे सेक्शन 23 में। यहाँ पर बात की गई है राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य का त्यागपत्र और हटाया जाना। तो क्या यहाँ पर त्यागपत्र ये किसको दे सकते हैं, ये सेक्शन हम लोग 23 में पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों से जानना चाहेंगे वॉइस क्लियर है, किसी को कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है गाइस? एक बार थोड़ा कंफर्म कर दीजिए प्लीज। आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की? आप लोग हो कि नहीं यहाँ पर? हेलो, ओके, आ रही है आवाज? अच्छा चलो ठीक है। तो चलिए जरा ध्यान देते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पर हम लोग त्यागपत्र से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन हम लोग 23 पे एक बार नजर डालते हैं। देखिए यहाँ पर बात की गई है राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य का त्यागपत्र और हटाया जाना। तो यहाँ पर सबक्लोज 1 पर एक नजर डालिए। इसमें कहा गया कि राज्य आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर सेक्शन 23 पर हम पढ़ क्या रहे हैं, राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य का त्यागपत्र और उसका हटाया जाना। सबक्लोज 1 पर नजर डालेंगे। सेक्शन 23 सबक्लोज आप 1 पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए कहा गया राज्य आयोग का जो अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा पद त्याग सकेगा। तो कैसे? जैसे वहाँ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में आपने पढ़ा था, लिखित में सूचना देंगे राज्यपाल को, और कौन कौन दे सकता है? अध्यक्ष या कोई सदस्य जो कि राज्य आयोग का हो। अब जरा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फर्स्ट काम में बात की गई है, कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप? सेक्शन 23 और इसका सबक्लोज 1 का उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक मिनट का इस लाइन पर रहिएगा प्लीज। हाँ, कहा गया उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल सावित कदाचार
चलो ध्यान दीजिएगा, साबित कदाचार या फिर असमर्थता के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश दिए जाने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा इस नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर वह रिपोर्ट किए जाने के पश्चात किया गया है। ध्यान देना यहाँ पे, देखिए पहले क्या होना चाहिए, साबित कदाचार की बात की गई और असमर्थता की बात की गई। तो जो राज्य आयोग के अध्यक्ष हैं या किसी सदस्य को केवल साबित कदाचार, असमर्थता के आधार पर और फिर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से, इसके आदेश से राष्ट्रपति के, अब चाहे वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो चाहे वो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो, दोनों में यहाँ पर बात की है कि राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से उसे हटाया जाएगा। तो यहाँ आदेश कौन करेगा, राष्ट्रपति। पर जो यहाँ त्याग पत्र देने की बात है वो किसको देते हैं, राज्यपाल के नाम से। पर यहाँ कार्रवाई कौन कर रहा है, जरा ध्यान देना, यहाँ कहा गया कि राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से और उसके पद से उसे हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश दिए जाने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा इस नियमित विधिक प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर वह रिपोर्ट किए जाने के पश्चात किया गया। तो राष्ट्रपति भी कैसे आदेश देगा, पहले जो सुप्रीम कोर्ट को जो निर्देश दिए गए थे राष्ट्रपति के द्वारा, वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच की गई और सुप्रीम कोर्ट ने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, उस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति ऐसा आदेश करके किसको, राज्य के अध्यक्ष को या सचिव को हटाया जा सकेगा। फिर आगे आगे ध्यान दीजिए, यथास्थिति अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ बात की गई है कि जब जांच रिपोर्ट किए जाने के पश्चात किया गया यथास्थिति अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए, तो ये इसके लिए आदेश कौन करेगा, राष्ट्रपति। चलिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ सब क्लोज 2 पर जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर जैसा आपने यहाँ पढ़ा अभी जस्ट फर्स्ट काम है कि उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कौन आदेश देगा, राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से उसे हटाया जाएगा। किसको, आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को। ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। ये VIP है कि राज्य के जो अध्यक्ष या सदस्य हैं उनको कैसे हटाया जा सकता है। तो स्टेट की तरफ माइंड लेते हुए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के निर्देश द्वारा ऐसा किया जा सकता है, उनके आदेश द्वारा उनको हटाया जा सकता है। सब क्लोज नंबर 2 पर जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर कहा गया उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी यदि यथास्थिति अध्यक्ष या कोई सदस्य, या तो अध्यक्ष हो या कोई सदस्य हो, नंबर का दिवालिया न्याय निर्णीत किया गया हो, या तो उसे दिवालिया घोषित कर दिया हो। खा में ध्यान दीजिए, अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है, किसी नौकरी में चला जाता है वो और उसमें वेतन पाने लग जाता है। तो दूसरा जरा ध्यान दीजिए, गांव में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है। किसके कारण, मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण। गांव में ध्यान दीजिए, विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है। यहाँ में जरा ध्यान दीजिए, किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है और कारावास से दंडित किया जाता है, या तो ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो या कारावास से दंडादेश किया जाता है जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त है। तो इन कंडीशनों में तो राष्ट्रपति यहाँ पे क्या कर सकता है, देखिए जरा ध्यान दीजिए, अध्यक्ष किसी सदस्य को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा। तो यहाँ पर सेक्शन जो आप पढ़ रहे थे 23 सब क्लोज 2, इसके अकॉर्डिंग ये डायरेक्ट यहाँ से इनको हटाया जा सकता है। चलिए जरा ध्यान दीजिए, जो इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा नजर डालिएगा एक बार। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 23 को, यहाँ बात की गई रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन और अ मेंबर ऑफ द स्टेट कमीशन।
सब क्लोज फर्स्ट पर एक बार नजर डालिए। द चेयरपर्सन और अ मेंबर ऑफ अ स्टेट कमीशन में बाय नोटिस इन राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द गवर्नर रिजाइन हिज ऑफिस। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, रेजिग्नेशन, रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन, मेंबर ऑफ द स्टेट कमीशन। तो कहा गया यहाँ पर सेक्शन 23 सब क्लोज फर्स्ट में आप पढ़ रहे हैं, कहा गया द चेयरपर्सन और अ मेंबर ऑफ अ स्टेट कमीशन में बाय नोटिस इन राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द गवर्नर रिजाइन हिज ऑफिस। तो यहाँ पर कौन कर सकता है? गवर्नर के द्वारा। और कैसे? राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द गवर्नर। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, सब क्लोज फर्स्ट ए पर जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 23 सब क्लोज फर्स्ट ए। देखिए क्या कहा जा रहा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 2 कौन सा है जो आप जस्ट यहाँ पढ़ने वाले हैं? द चेयरपर्सन और एनी मेंबर ऑफ द स्टेट कमीशन शैल ओनली बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। किसके ऑर्डर से हटाया जा सकता है? बाय ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। कौन से ग्राउंड्स की बात कर रहे हैं? देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑन अ रेफरेंस बीइंग मेड टू बाय द प्रेसिडेंट। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे देखिए क्या करेगा, बाय द प्रेसिडेंट रेफरेंस, इनके रेफरेंस के अनुसार सुप्रीम कोर्ट हैज ऑन इंक्वायरी held in accordance with the procedure prescribed। जो prescribed procedure है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या की जाएगी? इंक्वायरी की जाएगी in that behalf by the Supreme Court। After the इंक्वायरी जब की गई उसके बाद reported that the chairperson or such member as the case may be ought on any such ground to be removed। इसके बाद ही राष्ट्रपति अपने आदेश के द्वारा किसको हटा सकते हैं? चेयरपर्सन और एनी मेंबर ऑफ द स्टेट कमीशन। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, सब क्लोज नंबर 2 पर एक बार नजर डालते हैं। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 23 सब क्लोज 2। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन सब सेक्शन फर्स्ट ए, द प्रेसिडेंट में ऑर्डर रिमूव फ्रॉम ऑफिस द चेयरपर्सन और एनी मेंबर इफ द चेयरपर्सन और सच मेंबर एज द केस में बी। यहाँ ए से लेकर के आपने जो ई तक के जो ग्राउंड आप पढ़ने वाले, इनमें से अगर कोई भी एक आता है तो यहाँ पर प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? उस मेंबर को और चेयरपर्सन को उसके पद से रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, ए में आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, प्लीज माइक को ऑफ कीजिए। सेक्शन 23 सब क्लोज 2 और 2 का आप ए पढ़ रहे हैं, सेक्शन 23 सब क्लोज 2 और ए। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, इज एडजज ऑन एन इंसॉल्वेंट, अगर किसी व्यक्ति को क्या किया जाए? दिवालिया घोषित कर दिया जाए। बी में जरा ध्यान दीजिएगा, एंगेजेस ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस, जब वो अपने ऑफिस के अंदर जा करके किसी एम्प्लॉयमेंट में वर्कआउट करने लगे, और किसके लिए? पेड एम्प्लॉयमेंट। सी में जरा ध्यान दीजिएगा, इज अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस बाय रीजन ऑफ इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी। इन दोनों ही सिचुएशन में उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। डी में जरा ध्यान दीजिएगा, इज ऑफ साउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा उसे अनसाउंड माइंड घोषित किया गया, एंड स्टैंड सो डिक्लेयर बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। ई में जरा ध्यान दीजिएगा, इज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर एन ऑफेंस which in the opinion of the president involve moral turpitude। अगर प्रेसिडेंट की नज़र में ऐसा आता है तो भी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसे अपने पद से रिमूव किया जा सकता है। गाइस इतना क्लियर है कि इसके और आगे कंटिन्यू करना है? जल्दी से बताओ।
आपने सेक्शन 23 तक पढ़ लिया, अब हम सेक्शन 24 से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग बताइए, इसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू करना है या फिर आगे नेक्स्ट? चलिए तो फिर अभी क्लास को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। 2 मिनट से हम आपको रिकनेक्ट करके फिर से किसी की तरफ चलते हैं। चलिए गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।